वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपीएससी स्टेट पीसीएस टॉपिक में आज हम लोग बात करने वाले वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको अन महत्वपूर्ण तथ्य। आज लास्ट क्लास होगा इस टॉपिक से, जिसमें हम लोग ग्रहों के गति संबंधी नियम पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग कक्षा का नियम, क्षेत्रफल का नियम, परिक्रमण काल का नियम, कैपलर नियम और न्यूटन का नियम जो है सिद्धांत निष्कर्ष क्या है उस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है सभी पर चर्चा किया जा चुका। उपग्रहों की गति क्या है, कृत्रिम उपग्रह के प्रकार क्या है, तो इससे रिलेटेड क्लास को देखने के लिए प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं जाकर वीडियो को। आगे हम लोग चर्चा करेंगे आगे। तो इससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, युक्ति है इसको सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपसे हम जुड़ सके, आपसे मिल सके। और ध्यान रखिएगा, युक्ति है इसका टेलीग्राम चैनल आप जरूर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें शेयर की जाती है। साथ ही साथ इस टेलीग्राम चैनल जुड़ने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से इस बार कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जिनका डेस्कटॉप और वर्जन या लैपटॉप वर्जन यूज़ करते हैं live.yuktiis.in को, तो हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती है आपको। यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल है बाईलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस पीटी प्लस मेंस के टॉप जो संस्थान है उसमें चीज़ों को कवर किया गया है कि यूपीएससी स्टेट पीसीएस जेपीएससी जितने भी रिलेटेड आपको एग्जाम यहाँ पर है, पीटी फैक्ट मेंस फैक्ट, आपको चीज़ों को कवर किया गया। ऑल गवर्नमेंट कंपनी एग्जाम को भी यहाँ पर कवर किया गया टेस्ट सीरीज को, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। यूपीएससी सीएससी बैच चल रहा है उसका लाभ ले सकते हैं। इसी तरह यूपी पीसीएस 2023 टारगेट बैच है, उसका भी लाभ ले सकते हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज चलता है, उसका भी लाभ ले सकते हैं। 69 बीपीएससी टारगेट बैच है, इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सीएससी कैप्सूल सीरीज चलता है, उसका भी लाभ ले सकते हैं। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस, यह जरूर इसका लाभ सभी विद्यार्थी लीजिए, बहुत से अभ्यर्थी से जुड़ रहे हैं। यह आप लोग के लिए रामबाण, आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए होगा, आपके अध्ययन अध्यापन के लिए। यहाँ पर डेली लगभग 8 से 10 टॉपिक डेली आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के टॉपिकों को कवर किया जाता है, पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट को ध्यान में रखकर, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग, यह भी इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। आगे हम लोग बात कर चुके हैं ग्रहों के गति संबंधी नियम पर, तो डायरेक्ट हम लोग क्लास पर आएंगे। ये सब पहले हो चुका है, तो लास्ट वीडियो आप लोग देखिएगा जाके, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो है तो जरूर आप उससे जुड़कर देख सकते हैं। लिंक मैं ऐड कर दूंगा, तो उससे भी आप लाभ ले सकते हैं डायरेक्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं सौर मंडल सिस्टम के बारे में। जैसे इसकी बात की जाती है तो कुछ चीज़ों को स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि जो पहले क्लासेस कराई गई है सौर मंडल के बारे में, वो विस्तृत जानकारी तो होनी ही चाहिए। साथ ही साथ एग्ज़ाम ओरिएंट क्या चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए, एग्ज़ाम ओरिएंट जानकारी क्या होनी चाहिए, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे सूर्य से लेकर हमारे सौर मंडल, इस ओर से लेकर इस ओर तक जो सौर मंडल पूरा एक हम लोग ग्रहों का जखीरा लेके चलते हैं, घूमता है, जिसके बीच क्षुद्र ग्रह भी होता है, ग्रह भी है, उपग्रह भी है, सभी चीज़ें हैं। तो एग्जाम और इन सोलर सिस्टम से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं पीटी फैक्ट के तौर पर, उसे हम लोग देखेंगे। और जो मेंस ओरिएंट चीज़ें थी थ्योरी बता दिया गया है। देखिए ये आप लोग को एक चार्ट मिलेगा, पीडीएफ जब अवेलेबल होगा तो आप लोग को यह चार्ट अवेलेबल कराया जाएगा, जिसमें बहुत सी चीज़ें जानकारी आपको दी गई है। बुध के शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, आपको यह एनसीईआरटी के किताब में देखने को मिलता होगा, तो एनसीईआरटी से भी आप कवर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ों को जानकारी आपको होनी चाहिए एग्जाम ओरिएंट। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, कुछ चीज़ों को मैं यहाँ फटाफट स्पष्ट कर दूं कि जैसे परिक्रमण काल की बात की जाए तो बुध का क्या है उसके संदर्भ में, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दूंगा बुध, ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड, परिक्रमण काल और एक घूर्णन काल, है ना। तो बुध को मैं अगर लिखूं यहाँ पर तो याद रखिएगा, परिक्रमण काल इसका 88 दिन का होता है, डे का, अर्थात 100 डे की बात हो रही है। हमारा 24 घंटे से आप मतलब समझिएगा 24 घंटे, जैसे हमारे दिन रात 24 घंटे का होता है ना, तो हमारे पृथ्वी से, मैं आप लोगों को पहले ही बताया, अर्थ से ही सबको समझना है, ठीक ना। अर्थ से अर्थात हमारा 88 दिन के बराबर वहाँ पर परिक्रमण काल होता है, अर्थात सूर्य के चारों ओर यह अपना चक्कर लगा लेता है। घूर्णन काल इसका 59 डे है, याद रखिएगा, बहुत स्लो चलता है 59 डे, ये कम से कम ये आपको याद होनी चाहिए। शुक्र के बारे में, और यहाँ से पीटी फैक्ट बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं यहाँ पर भी कवर करूँगा।
तो इसके देखिए सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कितने दिनों का लगाएगा, 255 दिन। डे यहाँ पर जो बातें की गई है फटाफट उसको कवर कर लूँगा, 243 डे आपको। नेक्स्ट है शुक्र के बाद पृथ्वी याद रखना है। पृथ्वी के लिए तो ये आप लोगों को पता है 365 दिन या 364 दिन, 365 दिन आपको ये आपको बढ़ जाता है, 300 चीज़ों को ध्यान रखना। अब इसका एक 1 डे में हम 24 आवर में इसको कवर कर लेते हैं, घूर्णन कर लेते हैं। मंगल की मैं बात करूं तो मंगल में याद रखिएगा, मंगल में 687 डे आपको इसके बराबर होता है। डे यहाँ पर याद रखना है। और आपको अपने अक्ष पर याद रखिएगा 1 डे के हिसाब से ये भी लगभग 24 घंटे के आसपास यह याद रखिएगा। इसके चंद्रमा की संख्या 2 याद रखिएगा। 2 चंद्रमा फिबोस और डिवोस आप लोग जानते ही भी होंगे। इसकी 2 चंद्रमा है और यह सूर्य से बहुत नज़दीक है और यह चट्टानों के बने होते हैं। इसके संदर्भ में याद रखिएगा, कुछ जानकारी आपको एग्जाम ओरिएंट आपको कवर करना है। बृहस्पति के बारे में बात करूं, बृहस्पति ग्रह के बारे में, तो यह सूर्य के चारों लगभग 11 वर्ष लेता है। ईयर के बारे में पहले डे है तो ध्यान रखिएगा, डे आपको याद रखना है। यहाँ तक मंगल तक डे में होता है 88 डे, 225 डे, 365 डे, इस तरह। अब यहाँ पर ईयर में आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पर ईयर, यहाँ पर आपको 362 दिन, या मंगल भी 1 वर्ष कुछ समथिंग के आता है, पर यहाँ आसपास है 1 ईयर के, इसलिए डे में हम लोग इसको कन्वर्ट करके रखते हैं ताकि याद करने में आसानी हो। अब हम बृहस्पति की याद रखेंगे, 11 साल याद रखिएगा। अब 11 महीना लगभग 12 साल, 11 वर्ष 11 माह लगता है, अर्थात 12 वर्ष कम से कम, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इसकी याद रखिएगा घूर्णन आवर कितना है, तो याद रखिएगा 9 माह घूर्णन लेता है, 9 घंटा आपको 9 आवर आपको घूर्णन काल लेगा यह। उसके बाद इसका हम ग्रह की बात करें तो याद रखिएगा इस पर कुल चंद्रमाओं की संख्या 53 है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ। बहुत से जगह रेफरेंस में आपको और अधिक मिल जाएगा, पर एनसीईआरटी अगर 53 दिया है तो इसे आप मान के चलिएगा राइट, क्योंकि एनसीईआरटी जब डिस्प्यूट होता है क्वेश्चन में तो एनसीईआरटी को ही वैलिड माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा उसको कवर करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ तक क्लियर, किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो मैसेज ड्रॉप जरूर कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त याद रखिएगा यूरेनस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यूरेनस, शनि हुआ, शनि नहीं हुआ, शनि एक सेकंड देख लेता हूँ पहले शनि को। शनि ग्रह को मैं देख लूँ पहले, तो इसका याद रखिएगा परिक्रमण काल क्या होगा, परिक्रमण काल और घूर्णन काल, है ना। तो परिक्रमण काल याद रखिएगा शनि का आपको 29 साल, 29 ईयर 5 माह होता है, 29 ईयर 5 माह के आसपास होता है। घूर्णन इसका आपको 10 घंटा 10 आवर 40 मिनट होता है, याद रखना है। अगर इसके उपग्रहों की बात की जाए, चंद्रमा की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, अर्थात शनि के चंद्रमा की या उपग्रह की बात की जाए तो इसका आपको इसका भी आपको दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा 53, इसलिए मैं यहाँ पर डॉट कर रहा था। कहीं पर 61 मैंने देखा था नेचर के बुक में, तो इसलिए मैं ध्यान रखिएगा इसको, कॉन्सेप्ट को अभी यहाँ पर डॉट रखिएगा। मैं कल आपको कंफर्म कर दूंगा, क्योंकि देखिए 53 एनसीईआरटी अभी तक दे रहा है, जो अपडेट हो चुका है नेचर बुक में। नेचर जो पब्लिश होता है ना, डिस्कवरी चैनल और भी चीज़ें हैं वहाँ पर 61 कर चुका है, तो उसे मैं देख कर आपको कवर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको यूरेनस याद रखना है। यूरेनस कुछ चीज़ें अपडेट होती हैं, उसको जब तक कंफर्मेशन नहीं होगा कैसे उसको बता दिया जाए, इसलिए ध्यान रखिएगा। 84 डे याद रखिएगा, 84 डे 84 ईयर याद रखिएगा, यूरेनस है, यूरेनस 84 ईयर्स। और इसके आप 17 घंटा में अपने अक्ष पर 17 घंटा आपको 14 मिनट में यह क्या करता है, अपने अक्ष पर घूम जाता है। लास्ट याद रखिएगा, इसमें चंद्रमा की संख्या कितनी है, 27। उपग्रहों की संख्या ये कन्फर्म है, उपग्रहों की संख्या इसकी कितनी है, यूरेनस की 27 है। उसके बाद नेपच्यून याद रखिएगा, नेपच्यून याद रखना है। नेपच्यून के लिए ध्यान रखिएगा 164 वर्ष, ठीक है ना, कम से कम 164 भी याद रखना, और कुछ भी है तो कम से कम 164 वर्ष। और यह घूम जाता अपने अक्ष पर 16 आवर, याद रखिएगा 7 मिनट पर। और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, 13 है। तो ये आपसे इतना कवर करना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे, ठीक है।
तो अन्य तथ्यों के संदर्भ में ही बात करते हम हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ों को स्पष्ट कर लेना है, जैसे कुछ पीटी फैक्ट चीज़ों को कवर करना है ताकि है ना हम लोग कवर कर सके। सबसे पहले हम लोग चंद्रमा के संदर्भ में बातें करेंगे। चंद्रमा लास्ट में हम लोग आ जाते इधर, उसके लिए बनाया गया था। हाँ, चंद्रमा के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कुछ चीज़ों को पीटी फैक्ट के तौर पर याद रखना है। जैसे क्या याद रखना है, सबसे पहले याद रखना एक टर्मोलॉजी इसके लिए यूज़ किया जाता है, उसको कम से कम आप लोग को याद होना चाहिए। जैसे सेलेनोलॉजी याद रखना है, आपको बार बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछता है, यह क्या होता है, क्या बला इसका नाम है। तो ध्यान रखिएगा यह एक विज्ञान की शाखा है। क्या है? विज्ञान की शाखा है। तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, चंद्रमा की जो आंतरिक स्थिति है ना, आंतरिक स्थिति या आंतरिक जानकारी प्राप्त हम लोग करते हैं। क्लियर? आंतरिक स्थिति या आंतरिक जानकारी प्राप्त करते हैं, प्लस सतही ज्ञान प्राप्त करते हैं। सतही ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो चंद्रमा का जो सतह होगा उसकी ज्ञान हम लोग प्राप्त करते हैं। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद एक आपको आएगा टर्मोलॉजी शांत सागर। पहले हम उस पर चर्चा कर लेंगे, जहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आएंगे उसी की चर्चा की। उतना डीपली तो आपको जाना नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पीटी पास कर क्लियर करना ना। तो ध्यान रखिएगा, शांत सागर, जब चंद्रमा के संदर्भ में शांत सागर की चर्चा की जाए ना, तो ध्यान रखिएगा चंद्रमा के बैक डोर का याद रखना। बैक डोर, ये शब्द याद रखिएगा। अर्थात पिछला है ना, पिछला जो भाग है चंद्रमा का, अगर मैं चंद्रमा यह मान लूँ और इसको दो पार्ट में बांट दूँ, ए और बी। अब यहाँ मैं सन को रख दूँ, तो ध्यान रखिएगा सन का जो प्रकाश इस पर आएगा, तो ध्यान रखिएगा ये जो पार्ट पर चंद्रमा सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है, ये पार्ट हमेशा उजाला रहेगा या दिन रहेगा। जो इसका अंधेरा भाग होगा ना, इसी को हम लोग शांत सागर कहते हैं। ठीक है? जिस पर प्रकाश नहीं पड़ता है उसे शांत सागर कहा जाता है। इसे याद रखिएगा। या अंधकारमय क्षेत्र कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, बहुत से हमारा चंद्रयान मिशन इसी अंधकारमय क्षेत्र पर गया था, जहां पर असफल अभियान हुआ था। हमारा रोबोट उतरा नहीं था, बाकी चीज़ें हो गई थी। तो इसको ध्यान रखना है। अब याद करिएगा, यहाँ पर एक टर्मोलॉजी पूछ सकता है, वास्तविक शांत सागर है क्या? तो यह क्या है? तो याद रखिएगा, यह चंद्रमा का क्या है? चंद्रमा का धूल भरी आंधी वाला या धूल भरी आंधी या मैदान है। अगर आपको प्रश्न पूछ दे कहीं, तो इसको क्लियर रखना है, डॉट नहीं होना। यहाँ तक क्लियर? कोई डॉट हो तो मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। लाइव क्लास इसलिए नहीं आ रहा हूँ, फिलहाल कुछ एरर हो जाता है, तो जिसको मैं जब तक नहीं सुधार लेता तब तक उसे रिकॉर्डिंग में ही रखेंगे। फिर लाइव क्लास हम लोग जल्द आ जाएंगे। इसी के लिए वेट एंड वॉच, चीज़ों सीखने से मतलब होना चाहिए। अब याद रखिएगा, आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा, क्या जीवाश्म में आपको ग्रह है या उपग्रह है? तो याद रखिएगा, जीवाश्म उपग्रह है, तो बिल्कुल जीवाश्म उपग्रह है यह। तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि यह फॉसिल प्लैनेट इसको बोला जाता है। यह भी आपको, क्योंकि यह ध्यान रखिएगा, इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह लगभग 460 करोड़ वर्ष आयु इसका आकलित किया गया, जो कि आपको पृथ्वी की आयु के बराबर है। पृथ्वी की आयु भी इसी के लगभग बराबर है। और जो भी इस संदर्भ में जिसका निर्माण हुआ है ना, उसको फॉसिल्स उपग्रह कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे जीवन के अवशेष यहाँ प्राप्त हुए, इसलिए हम लोग जीवन का खोज कर रहे हैं ना चंद्रमा पर। देखिए प्यारा सा व्हाइट जो मून है चंद्रमा पर। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कवर होनी चाहिए। नेक्स्ट याद रखिएगा, अब इसका एक सर्वोच्च शिखर है, इसको भी याद रखना है। जैसे हमारे यहाँ सर्वोच्च शिखर क्या है, पृथ्वी का है ना, हिमालय का शिखर सबसे। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो विश्व का सबसे बड़ी शिखर, भारत का सबसे बड़ा शिखर, ठीक ना? चलिए बताइएगा, ये दोनों क्वेश्चन ऑफ सेक्शन में आ जाना चाहिए। और ये सब चीज़ें आप लोगों को पहले भी कवर किया गया, ऐसा नहीं कि
टेस्ट में इतनी दफ़ा ये सब प्रश्न पूछा गया है कि आप लोग बता ही सकते हैं। अब याद रखिएगा इसका सर्वोच्च शिखर चंद्रमा का क्या है, तो इसको कम से कम याद रखिएगा, लिबर्टिज याद रखिएगा, पर्वत या शिखर भी इसको बोल सकते हैं हम लोग, पर पर्वत याद रखना है। इसकी अगर कुल ऊंचाई की बात की जाए तो याद रखिएगा 10,668 मीटर है, ठीक है ना, आपको इतना याद रखना है। ये आपको प्रश्न पीटी फैक्ट के तौर पर पूछ सकता है। और भी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए, जैसे क्या जानकारी आपको होनी चाहिए, जानकारी और भी कैसे इन संदर्भों में देखा जा सकता है, जैसे कि 2 टर्मोलॉजी पूछा जाता है चंद्रमा के संदर्भ में, 2 टर्मोलॉजी पूछा जाता है। एक आपको अपभू पूछा जाएगा जिसे हम लोग इंग्लिश में अपोजी कहते हैं, और दूसरा पूछा जाएगा उपभू जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरेजी कहते हैं। अलग अलग नामों से देते हैं दोनों को। और यह दोनों क्या है इसको याद रखिएगा। अपभू की बात हम लोग जब भी कहेंगे तो ध्यान रखिएगा यह अधिकतम दूरी की बात करता है। क्या दूरी की बात करता है, अधिकतम दूरी होगा। किससे दूर होगा, अधिकतम दूर होगा, यह है ना पृथ्वी से अधिकतम दूरी, क्योंकि यह सौर मंडल में क्या कर रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है ना, तो पृथ्वी से अधिकतम दूरी जो होगा वो क्या कहलाएगा, अपभू कहलाएगा, अपभू। और न्यूनतम दूरी देखिए यहाँ पर न्यूनतम दूरी आपको नजर आ रहा होगा, तो ये क्या कहलाएगा, उपभू कहलाएगा। तो इसे ध्यान रखिएगा, पृथ्वी से अधिकतम दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, अपभू कहेंगे। तो यह अप्रोक्स जो है ना, अप्रोक्स स्थिति इसकी मानी जाए तो ध्यान रखिएगा 4,04,6 याद रखिएगा, 2-3 शब्दों में याद रखिएगा, जल्दी याद हो जाएगा, ना ऐसे याद नहीं होगा। और ये सब याद होना चाहिए जुबान पर, ठीक ना। किलोमीटर याद रखिएगा, किलोमीटर 406,699 किलोमीटर। अगर हम बात करें 4,06,699 किलोमीटर के आसपास। अब हम उपभू की बात, पराजी की बात करें तो ध्यान रखिएगा जस्ट इसका अपोजिट होगा, यह पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होगा, न्यूनतम दूरी पर, ठीक ना, न्यूनतम दूरी पर होगा। तो ध्यान रखिएगा यह न्यूनतम दूरी कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा 399 किलोमीटर। तो याद रखिएगा इसको 2-2 पार्ट में बांट लेना है। तो अब औसत की बात करेगा तो याद रखिएगा दोनों जोड़ के 2 से भाग लगा दे तो औसत के संदर्भ में भी आपको आ जाएगा उसकी आसपास। तो ये आप कर सकते हैं, इतना तो याद रखना है। अब एक 2-3 टर्मिनोलॉजी और याद रखना है चंद्रमा के संदर्भ में आपको प्रश्न पूछा जाता है। एक शुक्ल पक्ष पूछा जाता है ना, शुक्ल पक्ष। तो याद रखिएगा यह क्या है, यह है ना चंद्रमा का वह भाग होता है, वह भाग है जो प्रतिदिन है ना, प्रतिदिन प्रकाशित होता है, प्रकाशित होता है। और वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। अर्थात चंद्रमा का पहला इतना भाग प्रकाशित होगा, फिर आपको इतना भाग प्रकाशित होगा। चंद्रमा का 20 मान लीजिए 5% है, ये 10% है, ये 20% है, तो ऐसे ऐसे बढ़ते हुए 50% तक, आधा भाग तक क्या होगा, प्रकाशित में आपको नजर आएगा। और याद रखिएगा हमेशा एक ही पार्ट आपको नजर आता है इसका, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब है उसे हम लोग क्या कहेंगे, शुक्ल पक्ष कहेंगे। और इसी को कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट वह भाग जो घटते हुए क्रम में होगा, अर्थात वह भाग होगा जो क्या होगा, प्रतिदिन घटते क्रम में होगा। प्रतिदिन क्या होगा, अंधकार वाला घटते क्रम में होगा, घटते क्रम में होगा। जस्ट अपोजिट है, शुक्ल पक्ष का अपोजिट है। तो कृष्ण एक्चुअली काले थे, सांवले थे, उसी के संदर्भ में इनका नामकरण भी देखने को मिल जाता है। तो याद आपको इस तरह जल्दी होगा फटाफट, ठीक ना। अभी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्या चंद्रमा पर वायुमंडल है, चंद्रमा पर वायुमंडल है, तो एकदम याद रखिएगा बिल्कुल भी नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इसलिए देखे होंगे जब आइंस्टीन गए थे वहाँ पर, गए थे आइंस्टीन में कह रहा सॉरी, नील आर्मस्ट्रांग जब गए थे वहाँ पर, तो आपको देखने को मिला होगा कि उछल कूद ज़्यादा उनका हो रहा था,
तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। वायुमंडल नहीं है इसलिए भारहीनता का अनुभव होता है। याद रखिएगा भारहीनता, अगर वायुमंडल प्रेशर रहे तो भारहीनता दबाव कम मिलता है, वायुमंडल नहीं रहे तो भारहीनता प्रभाव देखने को मिलता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट अब है कि हम यहाँ पढ़ लेने के बाद औसत दूरी भी देख लीजिएगा चंद्रमा का। चंद्रमा का पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी कितना है? 384 याद रखना है, 365 आपको किलोमीटर। इसका चंद्रमा का व्यास याद रखना है कितना होगा? चंद्रमा का व्यास लगभग अप्रोक्स 3473 आपको किलोमीटर है, ठीक है ना। अब याद रखिएगा द्रव्यमान सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, द्रव्यमान। तो पृथ्वी का द्रव्यमान के बराबर कितना होता है? 1/18 होता है। यही आप लोग को प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतना गुना कम कर दिया जाए तो उसमें भारहीनता, अगर मान लीजिए पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पर 100 kg का कोई वस्तु है तो चंद्रमा पर जाएगा तो उसकी द्रव्यमान कितना हो जाएगा, आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इसी के संदर्भ में भार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और याद रखिएगा ये सब प्रश्न आपको लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2-3 फटाफट आप लोग प्रश्न बताइएगा। पहला प्रश्न बताना है कमेंट सेक्शन में और आप लोग प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। चंद्रमा पर गया पहला उपग्रह, यानी कृत्रिम उपग्रह की बात कर रहा हूँ, किसी मानव संस्थान द्वारा भेजा गया कृत्रिम उपग्रह, पहले याद रखना है। चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला उपग्रह है ना, चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानव, ये हो गया। अब भारत का याद रखिएगा, भारत का पहला चंद्र मिशन, प्रथम चंद्र मिशन कब गया था, सेकेंड कब गया और थर्ड कब लॉन्च का तिथि घोषित है। ये सब आपको चंद्रमा से संबंधित क्वेश्चन का आंसर दे देना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे। चलिए यहाँ पर बात किया जाएगा, अब फटाफट चीज़ों को कवर किया जाएगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आंसर जब तक नहीं दीजिएगा चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब जो एग्ज़ाम ओरिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम चलिए मंगल के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए आपको पहले हम लोग बुध के बारे में चर्चा कर ले, पहले सबसे पहले बुध है, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। बुध के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा बुध के संदर्भ में कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है उसको कवर कर लेना। जैसे एक सेकेंड होल्ड करिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बुध के बारे में। तो कुछ चीज़ों को याद रखना है बुध के संदर्भ में। यह सबसे निकटतम ग्रह है, हम बुध की बात कर रहे हैं। यहाँ से आ जाइए बुध के बारे में, यहाँ से कुछ बातों को तो याद रखिएगा। सबसे निकटतम ग्रह है हमारे सौर पैनल का, सूर्य के सबसे नज़दीक है। जैसे जैसे ये दूरी देख रहे हैं वैसे वैसे दूरी बढ़ जाता है, सबसे दूर का नेपच्यून हो जाएगा। वैसे ही आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है ना। कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। उसके बाद याद रखना है क्या, तो न्यूनतम है तो याद रखिएगा परिक्रमण और घूर्णन मैंने आप लोगों को कवर कर दिया है। ध्यान रखिएगा इसका कोई वायुमंडल नहीं है, कोई वायुमंडल नहीं है। जैसे पृथ्वी पर है ना, वैसे यहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है। तीसरी बात याद रखनी है आपको, इसलिए तापांतर में अंतर होता है। तापांतर, जहाँ पर वायुमंडल नहीं होगा ना तो वहाँ अधिकतम ताप और न्यूनतम ताप में अंतर देखने को मिल जाएगा। तो याद रखिएगा अधिकतम ताप का कितना होता है, अधिकतम ताप आपको लगभग 467 डिग्री आपको आसपास होगा सेल्सियस के संदर्भ में, और न्यूनतम ताप याद रखिएगा -170 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम ताप। इसलिए तापांतर देख रहे हैं, दोनों के ताप के बीच के अंतर को आप देख रहे हैं, लगभग 250 से ऊपर चला जा रहा है।
तो याद रखिएगा ये तापांतर इसको कहा जाता है, अधिकतम ताप और न्यूनतम ताप। और यह प्रश्न बार बार एग्जाम आपको पूछा जाएगा। अधिक तापांतर होने का कारण क्या होगा? तो जहाँ वायुमंडल नहीं होगा जिस ग्रह पर वहाँ पर तापांतर का स्तर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद याद रखिएगा इस ग्रह पर एक बेसिन के संदर्भ में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, उसको याद रखना है, किलरिस बेसिन। याद रखिएगा किलरिस बेसिन आपको याद रखना है, पाया जाता है किलरिस बेसिन। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। आगे मैं बात करूं तो उससे आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट आपको याद रखना है उसके बाद शुक्र के बारे में। शुक्र हमारा देखिए यहाँ पर है, शुक्र देख रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कुछ चीज़ों को याद रखना है। यह हमारे पृथ्वी की बहन इसको कहा जाता है, क्योंकि सभी लक्षण रूप है ना पृथ्वी के संदर्भ देखने को मिलता है। पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि यह दिन और रात बराबर होता है, लगभग मौसम उसके संदर्भ में होता है। बस यहाँ वायुमंडल के संदर्भ में कुछ अंतर हो जाती है और भी चीज़ें हैं जो हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। अब यह पृथ्वी से सबसे निकटतम है। सूर्य से सबसे निकटतम कौन है? आपको बुध है। और पृथ्वी से सबसे निकटतम क्या है? शुक्र है। तो यह पृथ्वी से सबसे क्या है? निकट का ग्रह है, इसे याद रखना है। निकट का ग्रह है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है पर हाँ इसका एक चीज़ और है, इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। आपको यहाँ प्रश्न कितनी दफ़ा पूछा होगा, शुक्र का उपग्रह नहीं है, अर्थात उसका कोई ना कृत्रिम उपग्रह भी देखने, यानी कृत्रिम तो हम लोग भेजेंगे ना, कोई अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। जैसे हमारा चंद्रमा का है ना, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, वैसे ही याद रखिएगा। इसे है ना एक तारा के रूप में हम लोग देखने को बोलते हैं, भोर का तारा प्लस याद रखिएगा संध्या या सांझ का तारा भी बोलते हैं। बिहार यूपी के भाषा में अगर बोला जाए सांझ का तारा या संध्या का तारा, अर्थात शाम के वक्त का तारा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। हाल ही में आपको एक घटना नजर आएगी, चंद्रमा था ना, उसके जस्ट नीचे आपको शुक्र ग्रह ही आपको नजर आ रहा था, जो उसको जस्ट नजर हाल में घटना आप लोग देखे होंगे। तो ये घटनाक्रम याद रखिएगा। उसके बाद याद रखना है यह सर्वाधिक गर्म, आपको सर्वाधिक क्या है? गर्म ग्रह है, अर्थात इसकी डिग्री की बात की जाए 480 डिग्री आपको यह देखने को मिल जाता है यहाँ पर टेम्परेचर। सौर ऊर्जा का सर्वाधिक परावर्तन करने कारण यह चमकीला ग्रह हो जाता है। यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी देखने को मिलता है, चमकीला ग्रह। क्या कारण है कि सौर जो है ना, सौर ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का क्या करता है? सर्वाधिक परावर्तन यह कर देता है, इसके कारण यह होता है। याद रखिएगा इसका रोटेशन जो होता है पूर्व से पश्चिम होगा, पूर्व से पश्चिम, जैसा कि पृथ्वी का है, इसलिए इसको बहन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक शुक्र का सर्वाधिक जो है, याद रखिएगा सर्वाधिक बिंदु हम इसे बोलेंगे सर्वोच्च बिंदु, याद रखिएगा सर्वोच्च बिंदु अगर बोले तो याद रखना है उसके लिए आपको मैक्सवेल एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर रखा गया। और सबसे आपको जो बीटा माउंटेन पर स्थित है, एक बीटा कॉन्सेप्ट दिया गया था, बीटा माउंटेन नामकरण सब किया गया। देखिए स्पेशली वहाँ कुछ है नहीं, हम लोग वहाँ क्या करते हैं, मान लीजिए आप चांद पर घर आपको जमीन खरीदने का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है ना, चांद पर जमीन खरीदता है कोई व्यक्ति विशेष, भारत का, विश्व का, तो वह चांद पर उसका जमीन नहीं हो जाता है। हालांकि चांद पर कुछ ऐसा पॉइंट है जो उसके नाम से रजिस्टर्ड हो जाता है। अब इस आधार पर वो कभी भविष्य में उसका जो जनरेशन आएगा ये दावा नहीं कर सकता है कि यह जो चांद पर ये जो पार्ट है ना, ये पॉइंट ये मेरा पूर्वज के द्वारा खरीदा गया है और इस पर मालिकाना हक दो, हम यहाँ घर बनाएंगे, ये कभी नहीं कर सकता। एक सिंबल ऑफ दिया जाता है, वैसे यहाँ सिंबल है ये सब, ठीक है ना, नाम दिया गया है किसी पॉइंट को, तो इसको क्लियर रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पृथ्वी के बारे में। चलिए पृथ्वी के बारे में हम लोग बात करेंगे, पृथ्वी
के संदर्भ में। तो यहाँ देख रहे हैं हमारा प्यारा सा ग्रह पृथ्वी है, जिसको बचाने के लिए मैं लगातार आप लोगों से आग्रह करता हूँ। ध्यान रखिएगा, आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह याद रखिएगा, आंतरिक ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह यह है। ध्यान रखिएगा, ये एकमात्र सौर मंडल, हमारे सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन है ना। अभी तक जीवन की खोज है, जहाँ पर हम लोग जी रहे हैं। अभी ऐसा कोई जीवन नहीं, ग्रह सौर मंडल में कोई और ग्रह नहीं है जहाँ पर हमारे सौर मंडल में। और हमारा सौर मंडल क्या है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इस पर कितनी दफ़ा मैं अभी लास्ट क्लास में चर्चा किया। अब याद रखिएगा, इसका अक्षीय झुकाव कितना है। याद रखिएगा, दो कॉन्सेप्ट आपसे पूछेगा। अक्षीय झुकाव तो ध्यान रखिएगा 23.5 डिग्री है ना। और कक्षीय झुकाव याद रखिएगा, कक्षीय झुकाव तो यह आपको 66 डिग्री है, 66.5 डिग्री यह है। तो ये दोनों याद रखना है और यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अब एक देखिए, बात किया गया क्या, आंतरिक ग्रह, तो वो क्या होता है भला, ये क्या नाम है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं ताकि हम लोग आगे चीज़ों को कवर कर लेंगे। जैसे जैसे टर्मिनोलॉजी आएगा उसको हम लोग चर्चा करते जाएंगे, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो आंतरिक ग्रह के संदर्भ में या परंपरागत ग्रह हम लोग जिसे वो बात करते हैं, तो याद रखिएगा आंतरिक ग्रह आपको याद रखना। आंतरिक ग्रह, इसको एक नाम और दिया जाता है, उसको भी याद रखना है, पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह अर्थात पृथ्वी से जो नज़दीक है उसे पार्थिव ग्रह कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें आपको नाम याद रखना है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और एक मंगल, है ना। ये क्रम से है, तो इसे याद रखना है, क्रम से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो देख रहे होंगे यहाँ पर मंगल, क्षुद्र ग्रह से आपको जो पहले जितने भी हैं सारे क्या है, आपको पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह है। क्षुद्र ग्रह के बाहर जो लोग हैं आपको बाह्य ग्रह है। और बृहस्पति ये जोवियन ग्रह भी इसको कहा जाता है। तो एक जोवियन बाह्य ग्रह आपको आएगा नाम, बाह्य ग्रह, सॉरी एक सेकेंड, बाह्य, एक सेकेंड में मिटा ही दो, कभी कभी हो जाता है। चलिए, बाह्य ग्रह याद रखिएगा। तो ये क्या है, आपको इसमें आएगा बृहस्पति, बृहस्पति देख रहे होंगे, बृहस्पति आएगा, शनि आएगा, यूरेनस आएगा और नेपच्यून आएगा। तो ये आपको एक टर्मिनोलॉजीज के लिए यूज कर लेना, आपको जोवियन, जोवियन ग्रह, इसको क्या कहते हैं, जोवियन ग्रह। तो इसे थोड़ा सा याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसी में, जोवियन ग्रह इसको बोला जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोला जाता है, जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह, चलिए क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे। आगे बात किया जाएगा, कहाँ तक हो गया, मंगल तक हो जाए। मंगल हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट चीज़ों को, जो इम्पोर्टेंट है, बाकी कहानियाँ बहुत है, आगे भी चर्चा होगी। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक ना। वैसा नहीं कि हर चीज़ का क्लास एक ही जगह कवर कर दिया जाए। अभी हम लोग साइंस टेक में सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे, वहाँ पर भी। तो चलिए अब मंगल ग्रह के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ से याद होनी चाहिए आपको। इसको लाल ग्रह कहते हैं हम लोग। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये आपको याद रखना, लाल ग्रह या रेड प्लैनेट भी हम लोग इसको बोलते हैं। इसका कारण क्या है, तो याद रखिएगा, लो ऑक्साइड है। क्या है, लो ऑक्साइड, इसके वायुमंडल पर लो ऑक्साइड प्राप्त होगा, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट याद रखिएगा, अब इस पर मंगल 2 ध्रुव है, जैसे वहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है, 2 ध्रुव है, मंगल पर 2 ध्रुव है। मौसम परिवर्तन होता है, जैसे पृथ्वी पर होता है वैसे भी मौसम परिवर्तन वहाँ होता है। और पृथ्वी के धुरी के समान यह झुका हुआ है,
ठीक है ना, पृथ्वी के धुरी के समान यह झुका हुआ है, इसलिए हम लोग जीवन के आसार यहाँ खोज रहे हैं। अगर भविष्य में अगर हमको और अन्य ग्रहों पर अगर हमें जीवन व्यतीत करना है तो ध्यान रखिएगा मंगल ही सबसे उपयुक्त ग्रह माना जा रहा है। और ध्यान रखिएगा कितना भी मेरे अनुसार जितना भी अगर मान लिया जाए कृत्रिम तौर से हम वहाँ पर जीवन यापन स्टार्ट कर दें, पर जो कंडीशन पृथ्वी पर है ना वो कभी वहाँ क्रिएट नहीं हो सकता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अपनी पृथ्वी को बचाइए, जितना जल्दी बचा सकते हैं, जितना जल्द बचा सकते हैं बचाइए। आप लाख सुविधा यहाँ दे दीजिएगा, जितनी फैसिलिटी प्रकृति ने हमें पृथ्वी पर दिया है हमारे सौरमंडल में कहीं भी नहीं है। हाँ, हमसे बाहर कोई सौरमंडल होगा, मान लीजिए हमारा जो सौरमंडल उससे बाहर कोई और भी सौरमंडल होगा, और भी कई सौरमंडल हो सकते हैं जहाँ पर जीवन होंगे जो हम लोग अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं। पहुँचते हैं तो हो सकता है हमारे पृथ्वी से भी अधिक सुविधाएं वहाँ होगी, तब तक जब तक हमें ज्ञात नहीं है। अगर ज्ञात हो जाएगा तो हम चीज़ों को उस दिन एक्सप्लेन करेंगे, तब तक पता नहीं चलेगा कि हम लोग कितनी जनरेशन चेंज हो चुके होंगे। तो चलिए आगे बात करेंगे। अब याद रखिएगा मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है ना, वैसे ही मंगल के 2 उपग्रह हैं, तो उसको याद रखना, फोबोस और डिवोस। उपग्रह कौन है आपको प्रश्न पूछता है तो इसको याद रखना है, फोबोस, और एक डिवोस, याद रखना है डिवोस। चलिए नेक्स्ट याद रखना है, एक पर्वत का चर्चा मिलेगा, इसको भी याद रखना है, निक्स ओलंपिया याद रखना है, ओलंपिया, निक्स ओलंपिया याद रखना है। ध्यान रखिएगा जो माउंट एवरेस्ट है कितना गुना है, 3 गुना है। माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है उससे 3 गुना अधिक ऊंचा है, तो समझ सकते हैं इसकी ऊंचाई। तो एक ज्वालामुखी इसको नाम दीजिए, नाम यहाँ मिलेगा तो इसी के नाम पर ज्वालामुखी एक है, इसीलिए याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओलंपिस, ओलिपस याद रखिएगा, ओलिपस आपको मेसी, ओलिपस मेसी एक ज्वालामुखी पाया जाता है लिंक्स ओलंपिया में। तो इसको जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, तो प्रश्न अगर पूछे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी